अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको वेलकम किया जाता है। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो है कूलिंग कर्व। ये बेसिकली ऑपोजिट होता है हीटिंग कर्व के। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हीटिंग कर्व को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें हम सॉलिड से लिक्विड फेज के अंदर गए थे। फिर लिक्विड को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वो गैसियस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आज का लेक्चर होगा वो उसके रिवर्स है कि ग्राफ सेम है लेकिन हम डिक्रीजिंग पैटर्न के ऊपर इसको स्टडी करेंगे। सेम एज के एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर गिवन है और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम गिवन है। स्टार्ट जो करेंगे इस लेक्चर में वो गैसियस स्टेट है, गैसियस फेज है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं और इनकी एनर्जी जो होती है वो प्रोटेक्टिव फोर्सेस जो होती है वो ना होने के बराबर होती है। कह सकते हैं कि बहुत ही कमजोर होती है प्रोटेक्टिव फोर्सेस। और इस केस में जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, स्टेबल नहीं होते। अब यहाँ से अगर हम ग्राफ को नीचे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल किस तरफ आ रहे हैं, दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो ई पॉइंट के ऊपर हम इस ग्राफ को ले आते हैं तो यहाँ पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के लिक्विड स्टेट के अंदर आने की कोशिश करते हैं या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इस लाइन को देखा जाए E to D, ये कांस्टेंट लाइन है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये टेम्परेचर जो है वो एक ही नुक्ते के ऊपर ये पूरी लाइन मौजूद है। इस पॉइंट के ऊपर अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी B कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी क्यों कांस्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी और जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन के अंदर होते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो था वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो रही थी। इस लाइन के ऊपर टेम्परेचर गिर गया और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई, लेकिन जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज क्यों हो रही है कि उन मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो कम हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से होती है, मूवमेंट से होती है। अगर पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिक्स पोजीशन पे आ गए, अब पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में अगर D से E की तरफ आए तो फिर एक ग्रेजुअल चेंज आता है, मतलब ये टेम्परेचर, इसको अगर हम T1 कह लें तो ये T2 है। इसका मतलब है कि T2 जो है वो लेस है एज कंपेयर टू T1 के। तो यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, एकदम से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेट थी कंडेंसेशन, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए, जो ही D के ऊपर आए तो इससे लेके T1 से लेके T2 तक जो टेम्परेचर होगा उस दौरान जो मैटर की स्टेट होगी वो लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे जो इस पोजीशन के आने के साथ ही मॉलिक्यूल यहाँ तक जुड़ रहे थे, D के ऊपर आए तो ये मॉलिक्यूलर स्टेट जो होगी वो लिक्विड होगी। D से लेके C तक जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। टेम्परेचर यहाँ से डिक्रीज हो रहा है T1 से लेके T2 तक। T2 इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि जो ही C पोजीशन के ऊपर आता है तो यहाँ से फ्रीजिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है कि मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है T2 से लेके इस पोजीशन के ऊपर भी T2 ही है, मतलब ये C और B के दरमियान जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। और इस तरह अगर चेंज नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी सेम के डिक्रीज, मतलब जो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स हैं उनके लिए थोड़ा बहुत अगर मूव कर सकती हैं तो सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाता है। सॉलिड स्टेट में सिर्फ वाइब्रेशन हो सकती है, इसके अलावा कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे उसके बाद ये जो फ्रीजिंग मतलब B तक जब पहुँचेगा तो मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में
कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो स्टेट रहेगी ये सॉलिड स्टेट होगी, यहाँ पे कन्वर्जन होगी, कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। लेकिन जो ही पॉइंट बी पे पहुंचेगा ये कार, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होगी सॉलिड में मुंतकिल हो जाएगी और जो लास्ट ये फेज होगा वो सॉलिड फेज रहेगा। तो सबसे पहले जो लाइन थी वो गैसियस स्टेट थी। E टू D तक जब आप आए तो कंडेंसेशन प्रोसेस था, जब D पे आ गया तो ये वाला फेज जो था वो लिक्विड आ गया। उसके बाद जब C पे पहुंचे तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन हो गया कि फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जब हम B पे पहुंचे तो यहाँ पे जो चीज़ थी वो मुकम्मल तौर पे सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करने लगी। तो ये जो आज का लेक्चर हम पढ़ रहे थे इसमें था कि कूलिंग को ग्राफिकली हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलेशन और इसके रेगुलेशन और हीटिंग को दोबारा डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप हमारे साथ रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।